शुभ समाचारों में देखिए शुरुआत उन 6 तस्वीरों के साथ हम करने जा रहे हैं जिसमें देखिए राष्ट्र रक्षा का इत्मीनान है। तवांग में चीन की गुस्ताखी के बाद से भारत ने चीन से सटी सरहद और एलएसी पर पहरा कड़ा कर दिया। एलएसी पर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और गश्त से निगरानी कड़ी की जा रही है। और अब खबर यह है कि एलएसी पर भारतीय सेना पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल कर रही है। भारतीय सेना के इस फैसले से चीन की सेना में डर है, क्योंकि देखिए ये मिसाइल जो है 500 किलोमीटर की रेंज में चीनी टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। और दूसरी खबर समुद्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसके तहत समुद्र में आईएनएस वगीर ने मोर्चा संभाल लिया। और आईएनएस वगीर को 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद लगातार इसका ट्रायल किया जा रहा था। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एलएसी पर कैसे सेना खुद को मजबूत करने में लगातार जुटी हुई। Now, 1, 2, 3, 4, भारतीय सेना अब चीन से सटी सीमाओं पर और मजबूत कवच तैयार कर रही है। रक्षा सूत्रों की माने तो जल्द ही प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सीमा पर भारतीय सेना का अहम हथियार होगी। खबर है कि भारत चीन सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय से इस प्रपोजल को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ठोस ईंधन पर आधारित इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिन में 2 बार प्रलय का सफल ट्रायल किया गया था। तभी से सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही थी और अब इसके अधिग्रहण की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। चीन जैसे शातिर पड़ोसी से अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए भारत लगातार एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत चीन सीमा पर एक रॉकेट फोर्स तैयार करना चाहते थे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने हाल ही में इसका खुलासा भी किया था। दरअसल चाहे प्रोजेक्ट जोरावर हो या प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का अधिग्रहण, ये सभी कदम इसी कवायद का हिस्सा है, ताकि चीन से जुड़े बॉर्डर पर भारत एक रॉकेट फोर्स तैयार कर सके। एलएसी की चुनौतियों को देखते हुए ये प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल भारत की जरूरत है। इसकी खूबियों पर गौर करें तो ये चीन के खिलाफ बेहद माकूल हथियार साबित हो सकती है, क्योंकि प्रलय मिसाइल चीन की किसी भी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसके हमले का कोई तोड़ नहीं। इंटरसेप्टर मिसाइल भी इसके अटैक को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये मिसाइल हवा में उड़ने के बाद भी खुद ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। जहां तक जोश और हौसले की बात है, तो इस मामले में भारतीय जवानों के जीवन का कोई सानी नहीं। अब तकनीक और सैन्य ताकत के मामले में भी भारतीय सेना बेजोड़ रुतबा हासिल करने जा रही है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात आईएनएस वगीर की कर लेते हैं। ये नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो नौसेना को हासिल हो गई है। इस पनडुब्बी को सेवा में शामिल किए जाने से नौसेना की लड़ाकू क्षमता ऐसे वक्त में बढ़ने वाली है जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए समंदर में उतरने को तैयार है आईएनएस वगीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11879 को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। इसे नौसेना में कमीशन किए जाने पर आईएनएस वगीर नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 स्वदेशी सबमरीन तैयार की जा रही है, जिनमें से ये 5वीं पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा है। इसी क्लास की 4 और पनडुब्बियां आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खांडेरी और आईएनएस वेला पहले से ही इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो चुकी है। इसी श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी वगीर पर भी काम तेजी से चल रहा है, जो जल्द ही नौसेना के सुपुर्द कर दी जाएगी। 1 फरवरी से वगीर का ट्रायल शुरू हुआ था और इसने वक्त पर सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए।
आईएनएस वगीर 220 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची पनडुब्बी है। ये पानी के अंदर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। खास बात यह है कि एडवांस तकनीक से लैस ये पनडुब्बी पानी के अंदर दुश्मन की टोह लेने में माहिर है। यकीनन आईएनएस वगीर के आने से नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है और हिंदुस्तान की समुद्री सीमाओं को एक और मजबूत प्रहरी मिला है। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात बद्रीनाथ धाम की कर लेते हैं, जिसकी सुरक्षा अब आईटीबीपी के जवान संभालेंगे। इस बारे में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से मांग की थी, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर माणा में आईटीबीपी की बटालियन 12 महीने मौजूद रहती है। ऐसे में यहां बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा जो है उसका जिम्मा आईटीबीपी को दे दी, 2 कंपनियों को दे दिया गया है और लिहाजा अब जो है शीतकाल में बद्रीनाथ धाम की जो सुरक्षा है वो आईटीबीपी के जवान संभालेंगे। देखिए, अब बात उस थाली की करते हैं जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में जोर शोर से हो रही है। जो तस्वीर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं उससे साफ समझा जा सकता है कि बाजरे में कड़वे बयानों की राजनीति को भुलाकर मुस्कुराकर बात कराने की भी शक्ति है। सबूत ये तस्वीर है जहां बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज के स्वाद की टेबल पर आमने सामने खुशनुमा माहौल में प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष की ये तस्वीर आई तो खूब चर्चा होने लगी। देखिए, चर्चा इसीलिए क्योंकि जिस संसद में सदन के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर माफी मांगने के लिए अड़ी बीजेपी दिखी, उसी संसद के बाहर दोपहर के भोज में मोटे अनाज के व्यंजनों का स्वाद लेते सभी एक साथ दिखे। यहां बाजरा, रागी, ज्वार के हलवे से लेकर बाजरे का चूरमा परोसा गया, साथ में रागी डोसा और बाजरा केक भी बाकी व्यंजनों के साथ परोसा गया। देश भर से अलग अलग 22 से ज्यादा शेफ इस खास व्यंजनों को बनाने के लिए यहां पर आए। और दूसरी बात, वहां पर राजस्थान से ये आई हुई महिलाएं हैं जिन्होंने मिट्टी के बर्तन में इस तरीके से जो बाजरे का खाना है उसको बनाया था और उसके बाद यहाँ पर सभी सांसदों को, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, उन सभी सांसदों को इस खाने को परोसा गया था। अलग अलग तरीके के मेन्यू थे इस खाने में। आप ये बताइए कि क्या क्या आपने खाने में बनाया था आज? खाने में बाजरे का चोखी बनाया था, खिचड़ी बनाई थी, बाजरे की राबड़ी बनाई थी, हलवा बनाया और हल्दी की सब्जी बनाई थी, दाल बड़ी की सब्जी बनाई थी, काटल की सब्जी बनाई थी। बिल्कुल। आपने क्या क्या बनाया था? मैं यही बनाया था, बाजरी का सोगरा जी, चौंगरी का साग, गुंदो नड़ा साग, कौकर खींच, ग्वार फली की सब्जी, हल्दी, बाजरी के हलवा, राजस्थानी खाना। बिल्कुल, राजस्थानी खाना बनाया। इन मिट्टी के बर्तनों में आप लोगों ने खाना बनाया था, क्या क्या बनाया था? बनाया था गाजर का हलवा बनाया था जी, दाल इडली बनाई थी जी, बाजरे का गोबर बनाया था, देसी खाना में बनाया था। बिल्कुल। तो ये राजस्थानी महिलाएं हैं और इन्होंने इस मिट्टी के बर्तन में खाना पूरा अच्छे से पकाया और आप देखिए कि किस तरीके से ये सारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यहाँ पर मनाया जा रहा है और उसका सीधा मकसद ये है कि भारत में मोटा अनाज बहुत ज्यादा पैदा होता है और उसको किस तरीके से पूरे विश्व में प्रचलित करना है, इन तमाम चीजों को लेकर के आज संसद परिसर में, संसद भवन के अंदर इस तरीके से पूरे खाने को बनाया गया और उसका सीधा मकसद ये था कि इसको बड़े स्तर पर देश विदेश में फैलाया जाए। बात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की हो जाए। देखिए, चीन में जब से पाबंदियां हटी हैं तब से चीन में कोरोना का विस्फोट हो गया और दुनिया जो है इससे सहमी हुई है। वहां के हालात जो है उनको देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो अमेरिका में 22,000 से ज्यादा केसेस निकलकर सामने आए। वहीं जापान में नए मरीजों की संख्या जो है 72,000 के पार हो चुकी है। दुनिया भर में बढ़ रहे केसों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट भेज दिया है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कह दिया है कि वे नए कोविड पॉजिटिव मरीजों का सैंपल प्रयोगशाला को भेजें ताकि वहां इस सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग हो सके और
अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट पनपता है उसे ट्रैक किया जा सके। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि कोरोना के विरुद्ध भारत का सुरक्षा चक्र मजबूत है, फिर भी सरकार कोई भी तरीके से कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही। चीन में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना खतरे पर चर्चा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अगुवाई में आज एक बैठक होगी। इसमें वो कोरोना की मौजूदा स्थिति पर विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। कोई आतंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में हम लोगों का अनुभव है, हमारी जनता अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसमें प्रतिरक्षण बना हुआ है और आने वाले समय में लेकिन ढील देने का कोई मतलब नहीं है और सर्विलेंस बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एक खत भी लिखा गया, जिसमें कोरोना को मात देने के लिए पहले की तरह 5 हथियारों का इस्तेमाल करने को कहा गया। ये वही हथियार हैं जिसकी बदौलत अब तक आप और हम कोरोना को हराते आए हैं। ये हथियार हैं टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका। साथ ही सबसे जरूरी और आखिरी हथियार है कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना, यानी हम सभी को फिर से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है जैसे नियम का सख्ती से पालन करना होगा। हम लोगों को अपना ध्यान बनाए रखना है, निगरानी को चुस्त दुरुस्त करना है। इंसाकॉग जो जीनोमिक सर्वेलेंस है उसको अच्छी तरीके से चला के रखना है और वो रखा जा रहा है। साथ ही साथ हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा वो कोरोना मरीजों के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजें, ताकि वहां इस सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो सके और अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट पनपता है तो उसे ट्रैक किया जा सके और वक्त रहते उसका तोड़ निकाला जा सके। जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में अचानक से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इन देशों से बड़ी संख्या में यात्री भारत आते और जाते हैं। जो बाहर के इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसमें सैंपल्स अभी भी पिक किए जा रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों। जरूरी नहीं कि दक्षिण पूर्व एशिया से या पूर्व एशिया, चाइना से आते हों, सारी दुनिया भर से कहीं भी, क्योंकि वायरस कोई सीमाएं नहीं होती हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि चीन के मौजूदा हालात से चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में बड़ी आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है, जिसमें कोरोना की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज भी शामिल है। लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली खबर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से निकलकर सामने आ रही है। वहां देखिए पशुओं को चराने वाले एक चरवाही ने ग्राम पंचायत के चुनाव में बड़ा कारनामा कर दिखाया। इस चरवाही ने बहुत कम संसाधनों में सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। लोकतंत्र की मजबूती और उसकी खूबी को बयां करती ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां एक चरवाहे के सरपंच का चुनाव जीतते ही पूरा गांव जश्न में डूब गया। इस शानदार जीत के बाद बैंडबाजे के साथ नए सरपंच प्रहलाद बोदाजी आलाम का जोरदार स्वागत किया गया। जमकर आतिशबाजी भी हुई। लोगों ने फूल माला पहनाकर अपने नए सरपंच को जीत की बधाई दी। इस दौरान लोगों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ भी मच गई। इस असाधारण जीत के बाद साधारण सा विजय जुलूस भी निकाला गया, जिसके लिए प्रहलाद आलाम फूलों से सजे एक ऑटो में सवार हो गए
जब उनका ये विजय जुलूस गांव की तंग गलियों से होकर गुजरा तो वो हाथ जोड़े सभी को धन्यवाद देते नजर आए। असल में गांव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि साइकिल पर चुनाव प्रचार करने वाले प्रहलाद जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो गांव पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं थे। वो गांव के लोगों से चंदा मांगकर इस चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन प्रहलाद को यहाँ के लोगों के साथ ही किस्मत का भी साथ मिला। इस तरह इस जन समर्थन ने प्रहलाद बुधाजी आलाम को देखते ही देखते बामनी गांव का सरपंच बना दिया। विकास राजुरकर, चंद्रपुर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर, जहां रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घूमता नजर आया। तेंदुए के इलाके में गलियों में घूमने की जो तस्वीर है वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। ऐसे एक वीडियो में तेंदुआ रात के वक्त बेखौफ होकर गलियों से गुजरता हुआ नजर आया। फिर वो कुछ देर तक एक मकान के अंदर झांकता भी दिखा। इसके बाद उसने एक लंबी छलांग लगाकर मकान के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। बाद में तेंदुआ वहां से आगे निकल गया। बताया गया कि रात के वक्त इस तेंदुए ने गली में घूम रहे कुछ कुत्तों को अपना शिकार बनाने की भी कोशिश की। तेंदुआ दिखने की खबर फैलते ही इलाके में लोग दहशत में आ गए। वन विभाग ने तेंदुए की तलाश के लिए टीमें जरूर लगा दी है, लेकिन तेंदुए के पकड़े जाने तक लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। यदि ये सही में इस तरह का मूवमेंट इस ग्वालियर क्षेत्र में जो है कानपुर थाने के अंतर्गत देखा जा रहा है, तो वहाँ स्टाफ को सचेत करने के लिए बताया जाएगा। ये लोग लगातार मुनादी करेंगे ताकि वहाँ के जो जनसाधारण लोग हैं वो भी सचेत रहें। और अब बात क्रिसमस की कर लेते हैं, जिसका रंग अब शहर शहर दिखने लगा है। आपके सामने 4 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि क्रिसमस की रौनक से कैसे बाजार से लेकर गलियां जो है वो गुलजार नजर आ रही हैं। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक त्योहार का रंग नजर आ रहा है। कोलकाता की सड़कों पर क्रिसमस को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। सड़कों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। वहीं पुडुचेरी में क्रिसमस की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। दुकानों पर क्रिसमस की सजावट के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। देश भर में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां क्रिसमस की तैयारियों की रौनक सड़कों पर दिख रही है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग इन सड़कों पर गुजरने वाला हर शख्स बस इन्हें अपने कैमरे और यादों में कैद कर लेना चाहता है। इस वक्त कोलकाता की गलियां क्रिसमस की खुशियों से गुलजार है। कलरफुल लाइट से सजे सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री को सड़कों पर लगाया गया है। पूरा लेक टाउन इलाका रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर है। क्रिसमस को लेकर यहाँ के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। उधर पुडुचेरी में क्रिसमस की खरीदारी को लेकर बाजार सजने लगे हैं। दुकानों पर क्रिसमस की सजावट का खास कलेक्शन रखा गया है। सांता क्लॉज, बच्चों के लिए कैप, क्रिसमस ट्री लोगों को खूब पसंद आ रहा है। क्रिसमस में अब बेहद कम समय बचा है। ऐसे में बाजारों और सड़कों पर उत्सव की तैयारियां दिखने लगी हैं। दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया भर में देखिए नए साल के स्वागत की तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को इस मौके के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां नए साल के काउंटडाउन के लिए 2023 न्यूमेरल पहुंचा, जिसे देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ दिखाई देगी। 7 फुट लंबे इस 2023 न्यूमेरल के जरिए नए साल की आगवानी की गई। यही वजह है कि इसे लेकर लोगों में उत्सुकता गजब की है। इसे एलईडी बल्ब की मदद से तैयार किया गया और अगले 2 दिन तक इसे लोगों के देखने के लिए रखा जाएगा। देखिए, खेल और खिलाड़ी तो आपने बहुत से देखे होंगे। अब खेल की दीवानगी देखिए। मेसी के मुल्क में फुटबॉल प्रेमियों का महासंगम देखिए। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जब मंगलवार को फुटबॉल टीम पहुंची तो फैंस का सैलाब मानो सड़कों पर उमड़ पड़ा। इस भीड़ में हर कोई अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखा। ये जुनून,
ये दीवानगी बताती है कि इस मुल्क के लिए फुटबॉल के क्या मायने हैं। लियोनेल मेसी और उनकी टीम की कामयाबी ऐतिहासिक है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में उसका ये स्वागत भी अद्भुत है, अभूतपूर्व है। अपने स्टार्स की एक झलक पाने के लिए जब हजारों की तादाद में फैंस जुटे तो नजारा देखते ही बनता था। ब्यूनस आयर्स के 25 डी मायो और 9 डी जूलियो एवेन्यू की सड़कों पर मानो फुटबॉल प्रेमियों का समंदर उमड़ पड़ा। यकीनन इस भीड़ ने फुटबॉल की दीवानगी को नई परिभाषा दी है। अर्जेंटीना की टीम जब इस बस पर सवार होकर फैंस का अभिवादन करने निकली तो उसके लिए इस नजारे पर यकीन करना मुश्किल था। रविवार को फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तब से अर्जेंटीना में जश्न का दौर चल रहा है। जहां जहां से नेशनल टीम की बस परेड निकली, फैंस का हुजूम इससे जुड़ता चला गया और ये अद्भुत अनूठा कारवां बनता गया। 36 साल के इंतजार के बाद अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन का ताज मिला है, लिहाजा इस पल को यादगार बनाने में फैंस कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेसी और उनके साथी खिलाड़ियों के स्वागत को भी इन्होंने इतना भव्य बना दिया है कि खिलाड़ी इस अद्भुत अगवानी को हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं हुनर की ऐसी तस्वीर जिसे तैयार करने के लिए सब्र बहुत जरूरी है। उड़ीसा के कटक में एक स्मोक आर्टिस्ट ने कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप से प्रभावित होकर ट्रॉफी जीतने वाली टीम अर्जेंटीना और उसके कप्तान मेसी को अपनी एक कृति समर्पित की है और इसमें उन्होंने स्मोक के जरिए मेसी, अर्जेंटीना और फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का चित्रांकन किया है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में आज भी विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो काफी कम है। तापमान 10 डिग्री के आसपास है, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया था। सर्दी और शीतलहर को देखते हुए गाजियाबाद में स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। यूपी बोर्ड के सभी स्कूल अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे। यूपी रोडवेज ने रात में बसों के संचालन पर भी रोक लगा दी है। नोएडा डिपो से अब तक रात 9 बजे के बाद कोई बस नहीं चलेगी। रात में चलने वाली बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। फिलहाल के लिए दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर भी कोहरे का असर पड़ा है। और अब आपको बताते हैं कि कोहरे को लेकर सरकारी अलर्ट है और क्या क्या जो सावधानियां हैं वो बरती गई है। देखिए, दिल्ली में 23 दिसंबर तक येलो अलर्ट जो है वो करार कर दिया गया है। दिल्ली में परिवहन विभाग ने यात्रा न करने और वाहन धीमे चलाने की जो एडवाइजरी है वो जारी की है। यूपी में सुबह 8 बजे तक रोडवेज जो बसेस है वो नहीं चलाने का फैसला लिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार यानी कि स्पीड जो है उसे कम कर दिया गया है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा घटाई गई है। नोएडा में ट्रैफिक विभाग हादसों पर रोक लगाने के लिए रिफ्लेक्टर लगाने वाला है। साथ ही टोल पर आगे कोहरा है, ये संदेश जारी किया जाएगा ताकि यात्रियों को जानकारी रहे कि कोहरा है। ऐसे में जो दुर्घटना है उसे अवॉइड किया जा सकता है। चंडीगढ़, वाराणसी और लखनऊ में खराब मौसम के चलते उड़ानों को भी डायवर्ट किया गया है। पंजाब में 1 महीने के लिए स्कूल के समय में बदलाव भी किया गया है। अब यहां स्कूल 10 बजे से खुलेंगे। यानी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके जो है वो कोहरामय है, जिसे लेकर ये फैसला लिया गया है। तो देखिए, कोहरा जबरदस्त देखने को मिल रहा है दिल्ली एनसीआर में। कोहरे के चलते न केवल ट्रेन और फ्लाइट की शूटिंग की देरी की तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से इंडिया गेट भी गायब हो चुका है। जी एनसीआर के शहर गाजियाबाद में तो स्कूलों के समय को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोहरे के चलते रोडवेज की बसों को 8 बजे के बाद नहीं चलाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो इसी बीच तमाम नई खबरें देखिए।
राजधानी दिल्ली में इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर हूं और पूरे दिल्ली और एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में न केवल कड़ाके की ठंड पड़ रही है बल्कि कोहरे का कहर लगातार जारी है। उदाहरण के तौर पर आप सीधे कर्तव्य पथ पर मौजूद इंडिया गेट को देखिए तो दूर दूर तक जहां पर आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ कोहरा दिखाई देगा, यानी कोहरे ने इंडिया गेट को पूरी तरह से ढक दिया है। अब आसमान में धीरे धीरे सूर्य निकल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि धूप की वजह से ये कोहरा छटेगा और उसके बाद से ही लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि एनसीआर के कई इलाके भी भारी कोहरे की चपेट में हैं। गाजियाबाद में जहां स्कूल प्रशासन ने कोहरे की वजह से स्कूलों की टाइमिंग को बढ़ा दिया है और साथ ही साथ नोएडा की अगर बात करें तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बसें होंगी वह अगर कोहरा ज्यादा पड़ा तो वह रात में नहीं चलेंगी, रुक जाएंगी रास्ते में पड़ने वाले ढाबे और होटलों पर, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगी। इन सब के बीच आपको बता दें कि सीजन में कोहरे का लगातार दूसरा से तीसरा दिन है और यही वजह है कि लगातार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ऑर्गेनिक खेती को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी काफी ज्यादा जागरूक हो रही है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसकी खेती को लेकर भारतीय लोगों की पसंद जो ये पहले से ही बन रहा था, बाकी लोगों की भी ये पसंद बनता जा रहा है। ऐसे ही एक रशियन जोड़ा इन दिनों केरल के कन्नूर में है जो ऑर्गेनिक खेती के गुर सिखाने हुए यहाँ पर आया हुआ है। पारंपरिक ड्रेस में इस जोड़े को यहाँ खेती से जुड़ी बारीकियां सीखते और करते हुए देखा जा सकता है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग ऑर्गेनिक खेती के तौर तरीकों को समझना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने इंटरनेट पर काफी ज्यादा रिसर्च किया और इस दौरान इन्हें केरल के इस फार्म हाउस की जानकारी मिली, जिसके बाद इन्होंने यहां आकर खेती करना शुरू कर दिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि ऐसा मामला जो भावुक कर देने वाला है। पटियाला के सर्जन डॉक्टर भगवंत सिंह ने 11 साल पहले राम सहाय नाम की मरीज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था। जब मरीज के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे, मरीज से डॉक्टर ने मजाकिया लहजे में कहा था कि जब पैसे हों तो दे जाना। दिलचस्प बात यह रही कि राम सहाय 11 साल बाद डॉक्टर भगवंत को पैसे देने पटियाला पहुंच गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए और मरीज की इस ईमानदारी पर ऐसा पिघले कि आंसुओं की धार फूट पड़ी। राम साहब है जी, अज तो 11 साल पहला मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, मेरे को कोई पैसा नहीं सीगा ते कहना मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इसको कहा भी जब तेरे पास पैसे हों तो आ जाना, दोबारा दे जाना। राम साहब है जी, अज तो 11 साल पहला मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, मेरे को कोई पैसा नहीं सीगा ते कहना मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इसको कहा भी जब तेरे पास पैसे हों तो आ जाना, दोबारा दे जाना। सो 11 साल बाद ये हरिद्वार तो दोबारे अपना जिहड़ा इहनूं लग्या भी ये सिर ते कर्जा है उड़ाण लई आया मेरे को, उसको पैसे देने लिए वापस आया ते कल दा मेरी वेट कर रहा। आई वॉज नॉट हियर, मैं बाहर सी, अज आया तो मैंने मिलिया। ये कोई अपने कोले जिन्नी यदि बेचारे की समर्था उन्हें पैसे लेके आया, पर मेरे लिए ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। यूपी में आजमगढ़ के एक शख्स ने नैनो कार को नया लुक दिया है। नैनो को ये लुक हेलीकॉप्टर की तर्ज पर दिया गया है, जिसमें बकायदा इसकी छत के ऊपर पंखे लगाए गए हैं। हालांकि इस हेलीकॉप्टर के साथ आप उड़ने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि हेलीकॉप्टर सड़क पर चलता है। खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से सजाया संवारा भी गया है ताकि ये भीड़ में कुछ अलग दिखे। इसे बनाने वाले सलमान खान का कहना है कि उन्होंने YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें बिहार में एक हेलीकॉप्टर बनाया गया था, जहां चैलेंज किया गया था कि ये सिर्फ बिहार में ही मुमकिन है। सलमान ने उसी चैलेंज को कबूल करते हुए ये हेलीकॉप्टर बना डाला।
इस कार को बनाने में करीबन 3 लाख रुपए का खर्च आया। हालांकि सलमान का कहना है कि ट्रैफिक नियमों और दिक्कतों को देखते हुए वो इसे दिन की बजाय रात में ही चलाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक स्कूल ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई है। भीलवाड़ा के विवेकानंद मॉडल स्कूल के छात्र पानी बचाने और कुदरती सुंदरता को संवारने में लगातार जुटे हुए हैं। स्कूल के छात्र खाली पड़ी प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल उनमें पौधे लगाने के लिए करते हैं। छोटी छोटी बोतल्स में कई अलग अलग तरीके के पौधे लगाए जाते हैं और यहां बेकार प्लास्टिक के गमले भी तैयार किए गए हैं। स्कूल में बनाई गई छात्राओं ने उनके जन्मदिन पर पौधे गिफ्ट किए जाते हैं और इसी तरीके से जल संरक्षण पर स्कूल इस दिशा में काम करता है। भीलवाड़ा में लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया है। इस सेवा भाव के लिए स्कूल को नेशनल वाटर हीरो का सम्मान भी दिया गया। दुनिया में कचरा कुछ नहीं होता है। यदि कचरे को हम बेहतर ढंग से उसका प्रबंधन किया जाए तो ये कचरा हमारे लिए काफी लाभदायी बन जाता है। बच्चे कचरा खोजी बन चुके हैं, कचरा मुक्त जीव बनने का प्रयास करते हैं। हमने विद्यालय को नो प्लास्टिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया है, प्लास्टिक फ्री स्कूल। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के संबंध में भी हमने विद्यालय में अनेक नवाचार किए हैं।